प्रोग्राम न्यूज़ डाइट के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि बहुत सारी हम प्रोडक्ट बाहर से मंगवाते हैं और उसका अच्छा खासा जो है वो बिल बन जाता है, क्योंकि जब इंपोर्ट की जाती है फिर डॉलरों में आती है और वही डॉलर जिनके लिए हम दरबदर होते हैं या हमारे जो है वो एक्सपोर्टर्स कमाते हैं, ओवरसीज़ बेचते हैं, तो वही डॉलर फिर हम फूड आइटम्स पे लगा देते हैं। तो ये क्या वजूहत है, क्यों फूड आइटम्स हमें बहुत ज़्यादा खाने की बाहर से मंगवानी पड़ती है, चाहे उसमें कुछ सालों में गंदम हो, काटन हो, और जो ऑयल सीड है वो तो जब से पाकिस्तान बना है हम हमेशा से ही बाहर से मंगवा रहे हैं और अब उसका अच्छा खासा जो है वो इंपोर्ट बिल भी बन रहा है। तो इस सारे पे बात करने के लिए प्रिंसिपल साइंटिस्ट हमारे साथ मौजूद है, हाफिज साद बिन मुस्तफ़ा। हाफिज साहब, माशाल्लाह बड़ा तजर्बा आपका, बड़े मुतहरक हैं, आपने तिल के हवाले से, दीगर अजनास के हवाले से बड़ा काम किया, लेकिन फिर भी जब बात आती है अदादुशुमार की तो हम देखते हैं कि फिर भी हम बहुत सारे जो है वो डॉलर से ऑयल सीड के लिए लगवा रहे होते हैं। तो जो मुल्की ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो कम पड़ रही हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। देखें जी, हम हैं एक रिसर्च का इदारा, हमारा काम है टेक्नोलॉजी डेवलप करना और उसको फार्मर तक जो इदारे पहुँचाते हैं उनको उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना। तो इस सिलसिले में हम जितनी ऑयल सीड की रिसर्च है उस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी जो वैराइटीज़ हैं वो हमने ना सिर्फ कैनोला, मस्टर्ड, सनफ्लावर, सेसमी, तिल जिसे कहते हैं, और सोयाबीन और अलसी के अंदर डेवलप की है। अब ज़रूरत इस चीज़ का है कि हमारा जो सिस्टम है वो मोनोक्रॉपिंग सिस्टम की तरफ चला गया है। हम एक क्रॉप जैसे गंदम है, मकई है, ये सिस्टम डेवलप हो चुके हैं, या शुगर केन है, इन क्रॉप्स के ऊपर फोकस है, जिसकी वजह से हमारी ना सिर्फ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो है वो मुतासिर हो रही है, बल्कि इसके साथ साथ जो हमारी मुल्की ज़रूरियात के लिए दिगर अजनास हैं उनकी भी कमी का सामना है, जिसको पूरा करने के लिए हमें बाहर से कसीर ज़र मुबादला खर्च करके इम्पोर्ट करना पड़ता है, और ये एक मुल्क पर बड़ा बोझ है। जैसा कि आपने ऑयल सीड का बताया कि दूसरी बड़ी इम्पोर्ट है। तो इस सिलसिले में हमें जिस तरह क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हमारी ज़रूरियात, पॉपुलेशन जिस तरह बढ़ रही है, ज़रूरियात भी बढ़ रही है, तो हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ आने की ज़रूरत है। तो इससे ना सिर्फ जो फार्मर है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होगी, बल्कि जो हमें दूसरी मोनोक्रॉप कपास को मसाइल का सामना है, दूसरी फसलों का सामना है, वो भी हमारा हल हो सकेगा। तो इसमें हम जितनी भी ऑयल सीड क्रॉप्स हैं इनको मुख्तलिफ जो क्रॉपिंग सिस्टम है उसके अंदर हम प्रमोट करें, और उसके साथ इसका ना सिर्फ एरिया बढ़ाएं, प्रोडक्शन बढ़ाएं, और जो मुल्क की जो इम्पोर्ट है उसको हम कम से कम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मुझे थोड़ा ये बता दीजिएगा कि यहाँ पर कितने जो 3, 4, 5 बिलियन डॉलर बन रहे हैं, तो ये किस किस चीज़ के क्या क्या मंगवा रहे हैं बाहर से? देखें जी, बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि इसमें हम जो सबसे बड़ा अपने खाने के लिए तेल मंगवा रहे हैं, वो जिससे दुनिया साबुन बनाती है, हम वो पाम ऑयल खाने के लिए मंगवा रहे हैं, जो 80% से ज़्यादा वही है। और उसके बाद सोयाबीन हम जो अपनी मुर्गियों के लिए, उसकी फीड के लिए, या जो डेयरी हमारा लाइफ स्टॉक है उसके लिए मंगवा रहे हैं। उसका बाई प्रोडक्ट ऑयल जो है हमारी एडिबल ऑयल में इस्तेमाल होता है। कुछ मिकदार में हम कैनोला बाहर से मंगवा रहे हैं। तो अगर हम यही अपनी जो एडिबल ऑयल की क्रॉप्स हैं, जिस तरह कैनोला है या सनफ्लावर है, इसको प्रमोट किया जाए, इसे अपने क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर प्रमोट करके हम ना सिर्फ इसकी प्रोडक्टिविटी, फार्मर की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने इंपोर्ट बिल को कम कर सकते हैं। और दूसरा जो सेहत के हमारे मामलात हैं, आप देखें कितनी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के इशूज़ हैं, ये अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये वजह यही है कि हम जो पुअर क्वालिटी ऑयल जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, सैचुरेटेड फैट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी बजाय हमें अपना लोकल प्रोड्यूस किया हुआ अच्छी क्वालिटी का ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। उससे हमारा इंपोर्ट का बिल भी कम होगा और जो हेल्थ के मसाइल हैं इससे भी हमें कमी का सामना। अच्छा, यानी कि जो पाम ऑयल हम मंगवा रहे हैं वो सेहत के मसाइल, कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो पाम ऑयल की वजह से होते हैं, और उसको काउंटर करने के लिए कौन सा ऑयल सबसे बेहतर है, आप क्या समझते हैं? देखें जी, पाम ऑयल क्यों नुकसानदेह है, उसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। वो फैट्स जो आम टेम्परेचर के ऊपर सख्त हालत में होते हैं, जो बाहर से ऑयल कंटेनर आते हैं वो जमे होते हैं, उसे गर्म रॉड से हमारी बॉडी टेम्परेचर के ऊपर वो मेल्ट नहीं हो सकते, अंदर जाके हमारी जो आर्टरीज़ हैं उसको ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर के इशू, दिल के मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसके साथ साथ आगे ज़ियाबतीस के मसले का सामना करना पड़ सकता है, जो बहुत सारे मसाइल हैं, हेपेटाइटिस के मसाइल हैं, ये सारे मसाइल उसके साथ लिंक हैं। और जो इसी तरह अगर हम इसके मुकाबले में कैनोला ऑयल जो है पाकिस्तान में हम बड़े अच्छे तरीके से काश कर सकते हैं, आपको पीछे फसल भी नज़र आ रही है, और फार्मर इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को भी समझ सकता है। तो इसमें एक तो इंडस्ट्री को आगे अपना रोल प्ले करना चाहिए कि उसकी प्रोक्योरमेंट अच्छे रेट के ऊपर इंश्योर करे कि फार्मर को अच्छा प्रॉफिट मिले, और इसको प्रमोट करना चाहिए, जिसके हम अच्छी क्वालिटी का ऑयल ले सकते हैं, जिसके अंदर बैलेंस जो फैटी एसिड प्रोफाइल है, ओमेगा 3 अच्छी मिकदार में है, उसमें ओमेगा 6, ओमेगा 9 मौजूद है। तो ये समझें कि आप जैतून के तेल का मुतबादिल हम इसे कह सकते हैं। तो इससे हम इस्तेमाल करके अपनी सेहत के मामलात को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मुझे ये भी थोड़ा बता दीजिएगा कि यहाँ पर बहुत बड़ा बजट जो आपने जैसे निशानदेही की बाहर से मंगवाना पड़ा है, तो यहाँ पर हम जो मुल्की ज़रूरियात की सरसों, कैनोला, तिल वगैरह उगा रहे हैं
या सोयाबीन, तो ये कि ज़रूरत की कितने % है? सर ये अभी तक हम जो है तकरीबन 20% तक जो हमारी लोकल जो कल्टीवेशन है उससे हम हासिल कर रहे हैं। 80% से ज़्यादा जो है हम बाहर से इंपोर्ट पे जो हमारा इन्हिसार है। अच्छा, इसमें किसानों को अदम इत्मीनाद है या क्या वजह है, या हमने कभी उनको राग़िब ही नहीं किया कि ये चीज़ें लगाएं? क्योंकि आप देखें, अभी आलू लगाया तो आलू मार्केट में पड़ा है, अभी ये गंदम है हमारी, वो कोई नहीं ले रहा, गन्ना है उसमें किसान ख्वारी का सामना करना पड़ता है। तो वो चीज़ें जो ख्वार होके बेचता है, और उसके बरक्स वो चीज़ें जो हम बाहर से मंगवाते हैं, वो किसान क्यों नहीं लगा रहे? देखें जी, असल फार्मर को आगाह भी किया जाता है। गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए हुए हैं जिसमें ऑयल सीड की प्रमोशन है, फेडरल लेवल के ऊपर भी, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी। असल मसला आता है मार्केट के ऊपर। जो फार्मर डाइवर्ट होता है मोनोक्रॉप की तरफ, उसे नज़र आता है जिसे मैं आसानी के साथ बेच लेता हूँ, जिसे मुझे फौरी तौर पर रेट मिल जाता है, वो उस तरफ मूव कर जाता है। तो इसके लिए हमें जो क्रॉपिंग जोन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। जो एरिया हमारा ऑयल सीड के लिए प्रोडक्टिव है, उधर ऑयल सीड्स की हमें मंडियाँ, और जब देखें बल्क के अंदर चीज़ लगेगी, मंडी बनेगी, तो इंडस्ट्री भी उसकी तरफ आएगी। इंडस्ट्री बेस्ड हमें जो है ना कल्टीवेशन करनी चाहिए, जैसे दुनिया के अंदर है। जो इंडस्ट्री की नीड है, इंडस्ट्री को कहा जाए कि हम तो इंडस्ट्री यहाँ पे ओपन है ना, बाहर से मंगवा रही है सारा कुछ, उनकी ज़रूरत पूरी हो रही है। तो जब इंडस्ट्री को हम इस चीज़ पे मजबूर करें कि आपकी जो ज़रूरत है, ये एरिया आपके लिए सूटेबल है, यहाँ पे ही आपकी इंडस्ट्री हो, यहाँ से आप लें, और वो वैल्यू, उससे फार्मर को भी आसानी होगी कि फौरी तौर पर, जैसे शुगर केन इंडस्ट्री जहाँ पे होती है, वहाँ पर शुगर केन लगता है, फौरी तौर पर उसे पता है साथ ही फैक्ट्री है, उसमें जाके हम बेच देंगे। इसी तरह एडिबल ऑयल की इंडस्ट्री भी उसके जोन के अंदर लगी हो, और ताकि वहाँ के लोग जो है उसे अपनी फसल को बेचकर अच्छे रेट ले सके और उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। अच्छा, मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि कुछ लोग सरसों बीज के या कैनोला का तेल फिर बेचते हैं, प्योर तेल जिसको कहते हैं, लेकिन उसकी मार्केट ना होने के बराबर है। उसके बरक्स हम देखते हैं कि वो जिसको हम बिल्कुल हल्के लेवल का जो है वो घी है, वो मुसलसल दुकानों पे बिक रहा है। तो ये लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, ये भी शायद कोई मसला कर रहा है। जी, इसमें देखें ना 2-3 चीज़ें। एक तो हम लोग बहुत आसानी पसंद हो गए हैं ना, एक एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। पहले नंबर पे तो लोगों को पता ही नहीं है। वो समझते हैं कि जितनी मार्केटिंग उस पाम ऑयल की जाती है, जितने बड़े बड़े इश्तिहार और आप बिलबोर्ड देखते हैं, तो वो लोग उसी को ख़रीदते हैं। दूसरा फिर आसानी पसंद है। उसे आपने जिस तरह गंदम का साल में गंदम ख़रीदते हैं, वो रखते हैं, उसको मैनेज करते हैं, उसका आटा पिसवाते हैं, इसका भी आपको ऑयल निकलवाना पड़ेगा, निकलवा के फिर घर लेके आना पड़ेगा। तो इस तरह लोग, जो लोग कर रहे हैं, जिनको पता लग गया है, कॉन्शियस हो गए, वो अपना तेल निकलवाते हैं खुद और इस्तेमाल कर रहे हैं, और बड़े अच्छे वो उनके इसका रिज़ल्ट है। वो टेस्ट बड्स का भी मसला है कि वो टेस्ट नहीं लगा होता उनको? टेस्ट का बहुत ज़्यादा मसला नहीं है कोई, वो बस एक हमारी अपनी जो है ना सेटिस्फेक्शन है कि एक जो वो साफ़ सुथरा हमें ट्रांसपेरेंट मिल जाता है, ये हमें ला के साफ़ करना पड़ता है, तो कोई इतना ज़्यादा टेस्ट का मसला नहीं है। लेकिन वो मसला वही है कि वो मार्केट में जो आता है वो रिफाइंड होके, और उसको फिर बड़े अच्छी पैकिंग के अंदर रखा होता है। ये आएगा, जिस तरह आप देखें आज हमारे जो बच्चे हैं वो देसी मुर्गी को पसंद नहीं करते, वो ब्रायलर को पसंद कर रहे हैं। वही चीज़ है। फाइनल हमें ये बताइएगा कि जो यूब रिसर्च सेंटर है, साइंसदान आप सिर्फ ऑयल सीड के हवाले से किसानों के लिए क्या कर रहे हैं? देखें जी, पहले नंबर पे तो हम अच्छी वैरायटीज़ डेवलप कर रहे हैं, जो जिस तरह क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें अच्छी मुताबिकत रखते हैं। उसके साथ साथ उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बीज उगाने से लेकर कटाई तक और मंडी तक क्या उसमें मामला आते हैं। फिर उसकी प्रमोशन के हवाले से हम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ट्रेनिंग करते हैं, उसमें सेमिनार्स करते हैं। इंटरनेशनल लाइजान है, फिर जिस तरह सेसमी है, इसके एक्सपोर्ट के हवाले से हम इंटरनेशनल लाइजान, कल भी एक अच्छा, चीन में बड़ी डिमांड है तिल के हवाले से बात करें तो फिर भी हमारे काश्त नहीं हो रहा। सर तिल देखें ना, एक छोटी सी फसल थी, 1.5 लाख एकड़ की फसल थी, और अब माशाल्लाह ये 2 मिलियन एकड़ तक गई है, और पिछले साल जो है वो तकरीबन 1 मिलियन एकड़ से ज़्यादा काश्त हुई है। तो वो काश्त तो हो रहे हैं। असल चीज़ है कि उस स्टैंडर्ड की काश्त हो जिसकी डिमांड है। हम तो लोकल उसी तरह केयर करते हैं। जब इंटरनेशनल बाहर कोई चीज़ जानी है, उसका एक क्राइटेरिया है, उस टेंडर पे जो चीज़ पूरी उतरेगी उसको अच्छा रेट मिलेगा। तो इस चीज़ की अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि ये हमारी बाहर एक्सपोर्ट होती है, उसका ये स्टैंडर्ड है, इस तरीके से आप काश करें। इस तरह बीजों का बड़ा मसला रहता है कि जो रवायती बीज है वो रिजल्ट नहीं दे पाता, और तिल की फसल मैंने देखा भी है कि मौसमियाती तब्दीलियों में मुतासर भी होती है। तो आपके पास कोई स्पेशल बीज नहीं इस हवाले से तैयार? जी, ये जितनी भी वैरायटीज़ हैं ये हमारी बहुत अच्छी वैरायटीज़ हैं, जो अच्छे फार्मर हैं, जो अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्शन लेते हैं। असल मसला है मैनेजमेंट का
कि किस तरह हम मोस्टली छठा काश्त कर रहे हैं। छठा हम रिकमेंड ही नहीं करते तिलों के अंदर, हम कहते हैं खेलों पे और पटरियों पे काश्त करें जो बारिश आती है उससे, ताकि बच सके। हमने छठा काश्त करना है, छठे वाली फसल तो आप कोई भी काश्त करे वो नहीं बच सकेगी। जो हमारी वैरायटीज़ यहाँ पे हमने पूरी दुनिया से बीज मंगा के देखे हैं, वो हमारे मौसम जितना हाई टेम्परेचर 45 डिग्री और 50 तक जाता है उसमें परफॉर्म नहीं करते, सब की जो है ना बर्निंग हो जाती है। सिर्फ जो हमारी यहाँ पे लोकली डेवलप करदा वैरायटी हैं वो ही उसी टेम्परेचर में परफॉर्म करती हैं। ज़रूरत है कि उसको अब आगे काश्त किस तरह करना है, खाली बीज ने कुछ नहीं करना। बीज का 25 से 30% तक रोल होता है, बाकी रोल होता है मैनेजमेंट का। 50% तक जो रोल है वो मैनेजमेंट का है कि सही वक्त पे काश्त करना, सही तरीके से काश्त करना, बैलेंस फर्टिलाइज़र, उसकी कटाई, उसकी गहाई, उसको सही तरीके से स्टोरेज करना। ये असल चीज़ें है कि बारिश से किस तरह बचाना है, आपने गर्मी से किस तरह बचाना है, बैलेंस फर्टिलाइज़र उसको यूज़ करनी है, तो उससे आपकी प्रोडक्शन इजाफा होता है उसके अंदर। नासिम, ये एक बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ पर $4-5 बिलियन की जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है महज ऑयल सीड में। अगर यहाँ पर हम इस पर फोकस करते हैं गन्ने के बजाय, गंदम की बजाय, दीगर बड़ी फसलों की बजाय, तो यकीनन हम एक जो है वो मुनाफा बख्श फसल भी हासिल कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपनी ज़रूरियात, मुल्क की ज़रूरियात भी पूरी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारे जो मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे जहाँ पर मज़ीद साइंटिस्ट हमें ज्वाइन करें। भी हमें यहाँ पर ज्वाइन किया प्रिंसिपल साइंटिस्ट काटन डॉक्टर जहांज़ेब फ़ारूक ने, जहाँ पर हम जानेंगे फैसलाबाद समेत पंजाब भर में काटन की फसल की क्या सूरत हाल है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है कि हमें बाज़ात काटन या काटन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स बाहर से मंगवाना पड़ती है, तो फिर ये एक एग्रीकल्चर मुल्क होते हुए बड़ा क्वेश्चन मार्क भी लगता है। तो ये क्या वजूहत है कि कपास में हम मुसलसल डिक्लाइन का शिकार है, हालांकि कुछ साल पहले तक कपास हमारी बड़ी सरप्लस होती थी। तो सर शुक्रिया, बताइए कि क्या वजह बनी कि मुसलसल डिक्लाइन है कपास में। जी, मुसलसल डिक्लाइन तो है, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन इसमें डिक्लाइन की बहुत सारी वजूहत ये हैं कि फार्मर जो है ना दूसरी क्रॉप की तरफ, जो कि निस्बतन आसान फसलें हैं, उसकी तरफ जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इसको बहुत ज़्यादा फोकस्ड है इस वक्त कि हम इस काटन का जो क्राइसिस है, जो पिछले 2-3 साल से हम बहुत ज़्यादा डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, उसको कैसे हम इसमें से निकाल सकें। तो इसके लिए इस दफ़ा हमारा एक प्रोडक्शन प्लान होता है, उसकी जो मीटिंग हुई है। उसके अलावा उससे पहले मोहम्मद नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी इसके हवाले से काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई हैं, जिसमें रिसर्च और एक्सटेंशन और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने मिलकर एक प्लान बनाया है कि हम उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो उसमें यह है कि अर्ली सोइंग और सीजनल सोइंग है इसमें दो। तो उसके लिए अलहदा से प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ बनाई गई हैं और उसके लिए अलहदा से टारगेट्स रखे गए हैं। और इसमें जो है, इसमें प्रोड्यूस मोर का एक स्लोगन जो है उसको गवर्नमेंट फोकस कर रही है। उसमें हमारा जो अर्ली कॉटन है वो पिछले साल तो 10 लाख एकड़ का टारगेट था, उसको रिड्यूस किया गया है इस वजह से कि कुछ इलाके जैसे भावलपुर डिवीज़न में अर्ली कॉटन की तरफ तवज्जो दी गई थी, तो वहाँ पे अर्ली कॉटन जो है वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही। तो उसके लिए कुछ डिस्ट्रिक्ट तहसील लेवल पे और आइडेंटिफाई किए गए हैं एरिया जिसमें अर्ली कॉटन लगाई जाए। उसमें फैसलाबाद का जो टारगेट है वो 1 लाख एकड़ का अर्ली का है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन पिछले साल भी जो है वो बाकी इलाकों की निस्बत अच्छी पैदावार रही है। अच्छा सर, इसमें एक बात बताइएगा कि यहाँ पर नो डाउट ज़मीन भी कम हो रही है और फसलें भी आ रही हैं, वो भी ज़ाहिर सी बात है लगेंगी, पॉपुलेशन के लिए प्रॉफिट सारा कुछ है, लेकिन इसमें मसला ये है कि जो क्लाइमेट चेंज मुतासर करता है स्पेशली कपास को, या जो कीड़े मकोड़ों के हमले हैं, उस हवाले से क्या करें? उसके लिए ये जो हमने अर्ली कॉटन जो है ना, उसमें अगर हम इस वक्त जो सीज़न स्टार्ट हो चुका है 15 फरवरी से ऑनवर्ड जो है वो अर्ली सोइंग की कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है। उससे पहले बल्कि हम फार्मर डे भी कर रहे हैं। तो वो क्लाइमेट चेंज जो है इसको अवॉइड करने के लिए ही अर्ली सोइंग रखी जाती है, ताकि हम उस बारिशों से पहले एक सफिशेंट, जो कि 32 मन का तकरीबन एवरेज टारगेट रखा गया है कि अगर अर्ली सोइंग में हम 7 लाख एकड़ लगाते हैं तो 32 मन से ज़्यादा हमारी एवरेज होनी चाहिए। और सीजनल सोइंग को भी इसी तरह ही अपग्रेड किया गया है कि प्रोड्यूस मोर का स्लोगन है कि हम जो बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, क्लाइमेट स्मार्ट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई गई है कि जिसमें हम जो है बायोस्टिमुलेंट्स को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इसमें सिस्टम में, और बहुत सारी ऐसी यानी चीज़ें ऐड की गई हैं जिससे
किसान को फैसिलिटेट किया जाएगा और एंड टाइम जो एडवाइजरी जो कि आगे भी हम करते हैं, लेकिन उसमें क्योंकि क्लाइमेट जो है हर साल डिफरेंट तरह बिहेव कर रहा है, तो उसके लिए एक मजबूत मतलब हमने उसको बनाया है और इंशाल्लाह इस साल जो है आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। अच्छा, इसमें सर ये बताइएगा कि जो पोटेंशियल रूटीन में है कि अगर किसान मेहनत करे उगेती का, जैसे आपने 32 मन बताया, तो आपकी जो स्पेशल वैरायटीज़ कौन कौन सी है जहाँ पे आप समझते हैं कि अगर मेहनत की जाए तो पोटेंशियल जो है वो 50 मन से ज़्यादा हो सकता है? इसमें जो है पोटेंशियल 50 मन का तो है अर्ली कॉटन में। तो सीजनल कॉटन में भी जो है इस वक्त जो हम वैरायटीज़ बना रहे हैं वो चूँकि सीज़न कॉटन में ज़्यादा हीट स्ट्रेस बहुत होता है, तो उसको करने के लिए भी हमने एक पिछले साल हमारी एक नई वैरायटी मंजूर हुई है। वो सिंगल जीन वैरायटी है और उसकी पैदावार जो है वो पंजाब लेवल पे बहुत अच्छी थी और वो अप्रूव हुई है। तो इंशाल्लाह इस साल हम उसका सीड प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे और नेक्स्ट ईयर में ना हम ये कंपनीज़ को देंगे और फिर वो किसानों तक जो है ना आसानी से मिल सकेगा और उसमें गर्मी को शिद्दत को बर्दाश्त करने की सलाहियत भी मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो जैसे आपने बारिशों के हवाले से भी बात की कि हर साल अलहदा ही बिहेव हो रहा है, बारिशें जो है वो अगर होती हैं तो बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं, अगर नहीं हो रही होती तो मैं मतलब एवरेज ये कह सकता हूँ कि पिछले 2-3 साल का ये रिकॉर्ड है कि बारिशें सिर्फ बरसात में हो रही हैं। अगर फैसलाबाद में 300 मिलीमीटर होती हैं तो वो 200-250 एक में 2 महीनों में हो जाती हैं, बाकी 10 महीनों में। तो इस हवाले से, और फिर वो बरसात जारी सी बात है वो सारी कपास पे बरसेगी, तो किसान इस वजह से तो नहीं अवॉइड कर रहा? इस वजह से भी अवॉइड करता है। देखिए ना, ये अर्ली सोइंग का प्लान ही इसीलिए है कि हम उस बरसात से पहले एक सफिशेंट जो है ना क्रॉप चुन लें। बाकी जो सीजनल क्रॉप है उसके लिए तो अर्ली में बारिश जो है थोड़ी बहुत इतनी नुकसान नहीं देती, लेकिन जैसे आपने बात की है कि एक ही दिन में 100 मिलीमीटर 200 मिलीमीटर जब बारिश पड़ती है तो एक तो वो फसल का नुकसान होता है, दूसरा फल जो होता है वो सारा गिर जाता है। तो इसके लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं होती कि आप फ़ौरन उसको कुछ कर सकें, लेकिन उसकी प्री मैनेजमेंट और पोस्ट मैनेजमेंट पे हमने काम किया इस दफ़ा कि बारिशों के बाद अगर कोई डिज़ीज़ आती है तो उसके लिए क्या हल है, अगर इंसेक्ट ज़्यादा आते हैं तो उसके लिए क्या नए तरीक़ेकार लाहेअमल बनाया जाए कि तो वो उससे किसान जो है वो इसकी तरफ रुझान हो। तो कैंपेन इस वक्त भरपूर चल रही है, इसको इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। अच्छा, एक बड़ा मसला देखा गया है कि यहाँ पर जो हमारी काटन है उसका रेट बहुत कम मिलता है मार्केट में, जबकि हम जो बाहर से यार्न मंगवा रहे होते हैं वो हमें उसकी निस्बत जो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है वो ज़्यादा सस्ती पड़ रही होती है, जिस वजह से हमारा रेट गिर जाता है, जो कि बड़ी महंगी हमने तैयार की होती है। देखिए, इस पे स्प्रे का खर्चा है, इसमें अर्ली लगाने का सारा कुछ खर्चा है, तो फार्मर को बाज़ औक़ात वो प्रॉफिट की बजाय लॉस या पैसे बमुश्किल पूरे होते हैं। जी, ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि रेट जो है ना वो फ्लक्चुएट कर रहा है, क्योंकि इसका ताल्लुक इंटरनेशनल मार्केट से होता है। तो इस साल भी रेट थोड़ा सा जो है ना वो फ्लक्चुएट करता है। स्टार्ट में रेट ज़्यादा था और उसके बाद फिर नीचे कम आता गया, क्योंकि जब आप देखें कि एक थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि हम ये समझते हैं कि ठीक है मार्केट फ्लक्चुएशन अपनी जगह, बाज़ औक़ात ये होता है कि जब बारिशें होती हैं तो जितनी भी उस वक़्त की प्रोड्यूस जो फार्मर पिक करता है उसकी क्वालिटी काफ़ी इफ़ेक्ट हो जाती है, जो वो असल में क्वालिटी का रेट है। अभी भी अगर आप देखें तो इस वक्त जो क्वालिटी का रेट है वो 7500 से 8000 रुपये तक है, जो अच्छी क्वालिटी है। और जो लो क्वालिटी है जिसको बारिश ने इफ़ेक्ट किया हुआ है, और बाज़ औक़ात ये होता है कि फार्मर ऐसी गैर मंजूर शुदा इक़साम लगाते हैं जिनकी फ़ाइबर क्वालिटी कम होती है। वो किसानों को भी मैसेज है कि आप मंजूर शुदा किस्मों की तरफ जाएं, और ये जो सोशल मीडिया पे लोग मतलब इसको प्रोपेगेट करते हैं उससे बचें। ये भी प्रॉब्लम आता है, उसकी वजह से फ़ाइबर की क्वालिटी की वजह से भी उनकी जो रुई की क्वालिटी है और उनका माल है उसकी क्वालिटी कम होने की वजह से फिर वो सेल नहीं होती। अच्छा, इसमें सर फाइनली ये बता दीजिएगा कि किसानों के लिए यूब रिसर्च सेंटर काटन के हवाले से क्या कर रहा है? जी, किसानों के लिए ये है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि क्लाइमेट स्मार्ट वैरायटीज़ हम बना रहे हैं। गर्मी एक बहुत बड़ा मसला है, गर्मी को बर्दाश्त करने वाली इक़साम। और दूसरा ये है कि जैसे आपने एक बात की कि कुछ ऐसे स्पेल होते हैं जिसमें बहुत ड्राई पीरियड होता है, जैसे पिछले साल जून के महीने में बिल्कुल कोई बारिश नहीं थी और टेम्परेचर 48 डिग्री सी था। तो उसके लिए हमने नए एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किए हैं जिसमें हम उनका जड़ के हवाले से उनका डाटा लेंगे कि कौन सी वैरायटी जो है वो गर्मी की शिद्दत और पानी की कमी को भी बर्दाश्त कर सकेंगी। तो कुछ इक़साम हमने दरियाफ़्त की हैं जो इस साल हम टेस्ट करेंगे, और फिर वो जब अप्रूवल की तरफ उसको लेके जाएंगे, और इदारा जो है इसके ऊपर पूरा फोकस्ड है और इंशाल्लाह
आपको कमिंग डेज में कॉटन रिवाइव होती नज़र आएगी। थैंक यू। नासिर, अभी हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर जहांज़ेब फ़ारूक साहब मौजूद थे, जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट है रिसर्च सेंटर में, बड़े मुतहरक है, बड़ा काम कर रहे हैं, और उनकी जो नई से नई वैराइटीज़ है वो फार्मर को नो डाउट बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रही है। उसमें पोटेंशियल भी 50 जो प्लस मौजूद है मन का फ़ी एकड़ अगर हम बात करें, और ये बड़ी एवरेज है, इससे भी ज़्यादा हो सकती है अगर किसान इनके साथ राब्ते में रहते हैं, अच्छा बीज इस्तेमाल करते हैं। अब जो रवायती बीज है वो एक बहुत बड़ा मसला बन गया है कि पिछले कुछ सालों में क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा जो उसमें तब्दीली है, ये हर साल डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा है, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि ये सिर्फ काटन की फसल नहीं है, और कई तरह की फसलें, धान की फसल, तिल की फसल, वो सारी फसलें मुतासर हुई हैं। तो वहाँ पर भी काम हो रहा है, तो यहाँ पर भी काम हो रहा है। तो फार्मर एक बार अपनी फसल काश्त करने से पहले अगर युवा रिसर्च सेंटर का चक्कर लगाते हैं, अच्छा बीज इस्तेमाल करते हैं, तो यकीनन इससे काटन को रिवाइव करने का मौका भी मिलेगा, और उनको अच्छी पैदावार हासिल करके इसको मुनाफा बख्श बनाने का मौका भी मिलेगा। तो अभी हमें मज़ीद ज़राई साइंसदान ज्वाइन करेंगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, अभी हमारे साथ यहाँ पर चीफ साइंटिस्ट बराए गंदम डॉक्टर जावेद अहमद मौजूद है, बड़े सीनियर साइंटिस्ट है, बहुत काम किया, बड़ी वैराइटीज़ के मौजूद हैं इनकी, बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ जो पूरे मुल्क में चलती हैं। और यूबर रिसर्च का ये खासा है कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी वैराइटीज़ जो पूरे मुल्क में गंदम के लिए काश्त की जाती हैं। तो ये साइंसदानों ने दिन रात मेहनत से फार्मर्स का बड़ा भला किया है कि वो अच्छी पैदावार 50 से 70-80 मन तक पैदावार हासिल करते हैं, जो कि इससे पहले 20-25 मन तक रहते थे। तो डॉक्टर साहब शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब मसला जो हमारा बना होता है कि वो ये है कि हम गंदम कभी इंपोर्ट कर रहे होते हैं, कभी एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एक ऐसी फसल जिसके बारे में हम कभी भी किसी भी साल श्योर नहीं होते कि ये हमारी मुल्क की ज़रूरियात की पूरी होगी, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, गंदम की अच्छी पैदावार या किसी भी अच्छी फसल के लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जिनमें अच्छी अक़साम का बीज की दस्तयाबी, उसके साथ मौसमी हालात, फिर फार्मर को वो इकनॉमिकल होनी चाहिए ताकि वो अच्छी इनपुट्स यूज़ कर सके, ख़ास तौर पे जैसे खादों और पेस्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल है। तो कुछ थोड़ा सा गंदम में ये आया है कि वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल से हम रिकॉर्ड पैदावार हासिल कर रहे हैं, जितनी पहले नहीं होती थी। वो किसान भूल जाता है जब रिकॉर्ड पैदावार जी, उसमें यही मैं बताने जा रहा था कि गुज़िश्ता हुकूमतों में कुछ थोड़ा सा पॉलिसीज़ में मसला आया, हमने गैर ज़रूरी इंपोर्ट कर ली। जिस वक़्त अभी ज़खायर मौजूद थे तो गंदम इंपोर्ट कर ली गई, उसकी वजह से यहाँ पे जो बैलेंस ख़राब हुआ, उससे फिर प्रॉपर रेट नहीं मिल सका फार्मर को। तो इस तरह से जो है, जैसा कि प्रोडक्शन पे ध्यान देना चाहिए, इसी तरह पॉलिसीज़ के ऊपर भी जो है ना वो हमें बहुत केयरफुली बनानी चाहिए, ताकि ख़ास तौर पे ये जो गंदम की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला फैसला है। एक हमारे तबका है वो समझता है कि किसान सबसे ज़ालिम है। अभी यहाँ पर माह रमज़ान है तो आप देखें कि हर चीज़ महंगी हो जाएगी, फल महंगे हो जाएंगे, सब्जियां महंगी हो जाएंगी, तो वो लोग फिर उनको कोसते हैं कि इनकी वजह से महंगी होती है। आप हैं या फार्मर हैं, ज़राई साइंसदान और फार्मर ये दोनों समझते हैं कि ये बड़े मजलूम हैं, तो ये क्या सच क्या है? नहीं, देखें जी, सबसे जो ये पूरा एक इकोनॉमिक साइकिल होता है, इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस और फिज़िकल एफर्ट्स प्रोड्यूसर की होती है। तो फार्मर आप देखें जब से वो गंदम लगाने के लिए ज़मीन तैयार करना शुरू करता है, पहले कुछ ओनर होते हैं, कुछ ठेके पे ज़मीन लेते हैं, उसके बाद वो बीज डालते हैं, खाद डालते हैं, उसको पानी जो है वो नहरी पानी या ट्यूबवेल का इस्तेमाल, वो अगेन बिजली लगती है उसके ऊपर, तो अच्छा खासी इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर एक चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो उनको उनका प्रॉपर रिटर्न अगर दिया जाएगा तो तभी हम प्रोडक्शन में इंक्रीज जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम वैसे ये क्या लॉजिक है कि अगर गंदम का रेट ज़्यादा है तो किसान खुश है, रेट कम है तो किसान नाराज़ है, तो ये पूरी कौम जो गंदम नहीं काश्त करती तो उनके लिए तो फ़ायदा है कि रेट कम हो। हाँ, लेकिन देखें ना, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये इसको इसी तरह लिया जाता है कि ये जी बेसिक फूड क्रॉप है, ये सस्ती मिलनी चाहिए, लेकिन वो सस्ती तभी मिलेगी जब फिर फार्मर को आप थोड़ी इनपुट सस्ती दें। अगर आप कोई भी
जो है ना बिजनेस प्रोड्यूसर के लॉस के साथ ग्रो नहीं कर पाता। अगर हम फार्मर को किसी भी तरीके से हम रेट देंगे तो वो इनकरेज होगा, वो प्रॉपर उसकी अपनी फसल की केयर करेगा, उसके ऊपर इनपुट्स प्रॉपर देगा। अगर देखें ना, अगर उसको श्योरिटी मिल जाती है कि मेरी गंदम 3500 4000 पे बिक जाएगी, तो वो प्रॉपर खाद जो है, बैलेंस फर्टिलाइजर जो हम कहते हैं, उसका इस्तेमाल करता है। उसके साथ साथ वो पानी के लिए अगर उसको ट्यूबवेल चलाना पड़े चलाता है। अगर उसको श्योरिटी नहीं होती कि मेरी क्रॉप का सही रिटर्न मिलेगा, तो वो अकॉर्डिंगली फिर ना कॉम्प्रोमाइज़ करता है इनपुट पे और फिर मुल्क की पैदावार अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा आप कितनी वैरायटीज अब तक बना चुके हैं अयूब रिसर्च सेंटर में? ये 80 से प्लस वैरायटीज़ जो है ना अयूब रिसर्च ने दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी 99% से ज़्यादा रकबे पे जो गंदम लगी हुई है वो तमाम वैरायटीज़ अयूब रिसर्च ने तैयार की है पंजाब में। ओके, इसमें ये बताइएगा कि मैक्सिमम एवरेज क्या है आपकी, वो टोटल एवरेज क्या चल रही है? जी 80 मनफी एकड़ तक पैदावार लोग ले लेते हैं। जैसे आपने देखा चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो वीट यील्ड कंपटीशन कराती है, उसमें गवर्नमेंट के तरफ से वो इंसेंटिव है, जो बड़े हैंडसम प्राइसेस दिए जाते हैं जो विन करते हैं डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न और फिर प्रोविंस लेवल पे। तो वहाँ फार्मर पूरी इनपुट देते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, तो उसमें बाज़ औक़ात एक दफ़ा तो 98 मन तक भी पैदावार गई थी, लेकिन 80 85 88 यहाँ तक हर साल चली जाती है। वैसे जो मुल्की एवरेज है वो पंजाब की जो एवरेज है वो 35 मन है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बहुत कम नहीं है अगर हम चाइना, रशिया या किसी और मुल्क से कंपैरिजन करें, यूक्रेन से? देखें ये बिल्कुल कम है। कम इस तरह से है कि हमारे यहाँ अभी पोटेंशियल है इसको इंक्रीज़ करने का। हमारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वो आपने देखा है 55 से 60 के दरमियान आम फार्मर ले रहा है, जो अच्छा जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पे अमल करता है। बाकी बाज़ औक़ात इसको हम कंपेयर करते हैं जो ठंडे ममालिक हैं, जिसमें चाइना में भी जो है अबव 50% जो विंटर वीट है। इसी तरह जो जितने भी ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इनमें विंटर वीट होती है, जिसका दौरानिया बहुत लंबा है, वो तकरीबन 10 महीने की क्रॉप होती है। तो उसके साथ इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। उसका तो बायोलॉजिकल पोटेंशियल ही ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें नुकसान ये है कि उसमें फार्मर सिर्फ एक फसल पर ईयर लेता है, जबकि हमारे यहाँ तो 2 फसलें तो आम हैं, लेकिन बहुत सारे फार्मर जो हैं वो 3 फसलें भी लेते हैं। तो इस तरह इसमें एक तनकीद है, ये जो फूड वाले हैं वो ये भी करते होते हैं कि यहाँ पर जैसे आपने इनपुट की बात की, तो अगर खादें आप टका के देते हैं, स्प्रे लगाते हैं, तो फिर वो फसल भी जहरीली हो सकती है ऑर्गेनिक फसल के मुकाबले में? नहीं, देखें जो खादों से जहरीली नहीं होती। हाँ, अलबत्ता जैसे आपने कहा ना टका के वाला, तो वो उसमें बैलेंस का ख्याल रखना चाहिए कि NPK खास तौर पे जो तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं इनका बैलेंस इस्तेमाल हो। अगर हम सिर्फ यूरिया, जो ज़्यादातर लोग करते हैं कि यूरिया बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं और फास्फोरस और पोटाश पे कम तवज्जो देते हैं, तो उस फसल को उससे पैदावार नहीं बढ़ती बल्कि उल्टा बीमारियों का हमला ज़्यादा होता है। तो बाकी लकीली जो हमारी गंदम है इस पे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं है। हम सिर्फ जड़ी बूटियों की दवाई स्प्रे करते हैं, या कहीं कहीं जहाँ पे कहीं रस का ज़्यादा अटैक है तो कुछ लोग फंजासाइड इस्तेमाल करते हैं। कीड़े नहीं आते इसलिए कीड़ों की दवाइयाँ नहीं हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गंदम में ऐसा कोई मसला नहीं आता। अच्छा, थोड़ा सा ये पुराना सफ़र से अगर हम शुरू करें, जब 10-15 मन फी एवरेज थी यहाँ पर, कैसे कैसे आप लाए, उसमें किन किन वैरायटीज़ का ज़्यादा किरदार रहा, और अभी यहाँ पर जैसे स्टक हुए पड़े हैं कई सालों से 30 और 35 के दरमियान, तो ये ब्रेक कब होगा? देखें शुरू में जैसे आपने जिक्र किया कि 1965 से पहले ना वो बड़े कद की गंदम होती थी, वो फर्टिलाइज़र को रिस्पॉन्सिव नहीं थी। अगर खाद डालते थे तो बिल्कुल ही लॉज कर जाती, गिर जाती थी। उसको में ये सलाहियत ही नहीं थी कि वो जो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र है इसको इस्तेमाल करके ज़्यादा पैदावार दे सके। फिर 1961 में हमारे पहले साइंसदान मैक्सिको गए और वहाँ डॉक्टर बोरलाग, नॉर्मन बोरलाग जो नोबेल लॉरिएट हैं, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किए हुए थे। तो वहाँ से ये बीज लेके आए, उसको यहाँ पे टेस्टिंग की 4 साल तक, और 1965 में मैक्सी पाक के नाम से पहली गंदम की वैरायटी दी जो सेमी ड्वार्फ है, जो छोटे कद की है, जो फर्टिलाइज़र रिस्पॉन्सिव है। वहाँ से सफ़र शुरू हुआ।
तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जो हम अभी अगर आप एक डिकेड पीछे चले जाएं तो हमारी टोटल पाकिस्तान की जो पैदावार थी वो 25 मिलियन टन तक तकरीबन होती थी, जो कि अब बढ़ के 34-35 तक चली गई है। तो अब ये ब्रेक कैसे होगा? 50 मन एवरेज तक कब जा सकते हैं आप? एक इसमें साइंसदान क्या कहेंगे? इसमें यह है कि अब हमें प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पे भरपूर तवज्जो देनी पड़ेगी, जिसके लिए इस वक्त मरियम नवाज शरीफ साहबा की क़यादत में काफ़ी तेज़ी से अब इस पे प्रैक्टिकल अमल हो रहा है। बातें नहीं हो रही, बहुत सारा अमल ये हो रहा है कि देखें उन्होंने चीज़ों को आसान कर दिया है और बड़ी ह्यूज अमाउंट में जो है ना वो सब्सिडीज़ की शक्ल में और है जो है ना फार्मर को लोन्स की शक्ल में मुआवनत दी जा रही है, जिसमें आपने देखा किसान कार्ड बना दिए गए हैं। किसान कार्ड के ज़रिए फार्मर अपनी क्रॉप की इनपुट्स खरीदने के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन ले सकता है। मशीनी काश्त का बड़ा शोर होता है, कोई मशीनी काश्त से भी कोई फ़ायदा होगा? जी हाँ, देखें माजी में अगर कहीं मशीनी काश्त के लिए फार्मर को सपोर्ट भी की गई तो वो वही जो हमारे रवायती जो टूल्स थे ना उन पे सब्सिडी दी गई। इस गवर्नमेंट में अब जो हैवी मशीनरी थी ना, जो वक्त की ज़रूरत थी, जैसे राइस ट्रांसप्लांटर हैं, हमारे मैकेनिकल हार्वेस्टर हैं, इनके ऊपर अब बड़ी मशीनरी पे 3 करोड़ तक की सब्सिडी जो है वो फार्मर को और सर्विस प्रोवाइडर को दी जा रही है। अयूब सर तो, अगले 3 सालों में कौन कौन से बीज इंट्रोड्यूस करवा रहा है जिससे पैदावार कम से कम 4-5 मन फी एकड़ बढ़ेगी? जी, हमारे इस वक्त जो मेन फोकस है वो क्लाइमेट चेंज है, उससे रिलेटेड वैरायटीज़ हम बना रहे हैं जो कि हीट का और ड्राउट का बहुत बेहतर तरीके से मुकाबला करेंगे। इसके साथ साथ हमारा एक टारगेट है न्यूट्रिशन एनहांसमेंट का, जिसमें हमें बहुत सारी कामयाबी भी मिली है। अकबर 2019 जो हमारी जिंक बायो फोर्टिफाइड वैरायटी है, उसके बाद अभी नवाब हमने इंट्रोड्यूस कराई है, उसके बाद एक और वैरायटी भी हम इंशाल्लाह अगले साल तक इंट्रोड्यूस करा देंगे जो जिंक और आयरन बायो फोर्टिफाइड होंगी। इसमें ये भी आपने प्लान किया था कि जो वैरायटीज़ है उनको प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर इन्हांस किया जाना, वो प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा? जी हाँ, बिल्कुल उस पर भी अमल हो रहा है। अभी भी हम जो है जो हम इस वक्त जो रिसर्च इदारे हैं उन्होंने जो बुनियादी और प्री बुनियादी बीज, जिसको प्री बेसिक और बेसिक सीड कहते हैं, ये बना के कंपनीज को देना होता है। कंपनीज फिर उसकी लार्ज स्केल प्रोडक्शन करती है। 2030 पे हम कहाँ खड़े होंगे? हम इंशाल्लाह 30 में आपको पता है पॉपुलेशन बहुत ऊपर जानी, लेकिन इंशाल्लाह आई एम कॉन्फिडेंट कि हम सेल्फ सफिशिएंट होंगे एटलीस्ट। बल्कि आई बिलीव कि अगर हम थोड़ा सा मैकेनाइजेशन को अच्छे तरीके से फ़रोग दे सके तो कोई वजह नहीं कि हम वीट को एक्सपोर्ट भी करें। थैंक यू। नाज़रीन, सबसे बड़ा मसला जो सामने आता है कि वो मैनेजमेंट का मसला आता है, हैवी मशीनरी के यूज़ का मसला आता है, मशीनी कास्ट जिसको कहते हैं, और उसके अलावा ये मसला आता है कि हमारे लिए सबसे बड़ा काम ये करना है कि किस इलाके में कौन सी फसल होनी चाहिए। कपास के एरिया में कमाद नहीं होना चाहिए, इसी तरह से जो गंदम जिस एरिया में काश्त करनी है तो फार्मर्स के लिए कुछ ना कुछ जो रेट्स है वो बर वक्त उसका ऐलान हो जाना चाहिए, जिसको हम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, ताकि फार्मर अपनी जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है वो ज़रूर काश्त करे। इसी तरह से खुद ने इजनास के हवाले से बात की कि यहाँ पर बहुत सारा अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो अगर उस इंपोर्ट पे थोड़ा कोई टैक्स लग जाए या जो हम मुल्की लेवल पे उगाते हैं उसको अच्छे रेट्स मिलना शुरू हो जाएं तो नो डाउट उस इंपोर्ट को भी कम किया जा सकता है। मसला सिर्फ हुकूमती सतह पे नहीं है, फार्मर्स की सतह पे नहीं है, सब कुछ मिल के अगर कोई मैकेनाइज बना लिया जाए तो इन मसाइल का हल निकालना मुमकिन हो सकता है। आज हमारे साथ रेलिवेंट शोबों से एक्सपर्ट मौजूद थे जो कि अपने अपने शोबों में बड़े बड़े नामवर हैं, बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, तो उनकी जो राह है वो हमने अब तक पहुंचाई। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के पान।